बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, जिन्होंने आज एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इमरान हुकूमत को अगर ना गिराते या उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते तो मुल्क मज़ीद मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो जाता। साथ साथ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल करने के लिए 6 वजारतों की ऑफ़र की गई थी। अगर ये पेशकश कबूल कर ली जाती तो फिर मज़ीद बरात भी मिलती और यानी जो कहा जाता है वो ये है कि इमरान हुकूमत माइनस ज़रदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। वो चाहते थे कि आसिफ अली ज़रदारी को माइनस किया जाए और बाकी पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम किया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मुल्क जो है वो दुनिया में तनहा होता जा रहा था, जिसकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ नागुज़ीर थी। इसके अलावा नाज़रीन, जो अहम पेशरफ्त आज हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत जारी कर दी है। जो फ़ैसला महफूज था वो आज सुना दिया गया और उसमें कहा गया है कि जी 30 दिन के अंदर जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने ज़रूरी होंगे, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है शायद उस पर वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले पाए। इस हवाले से कुछ चमगोइयाँ पहले से ही की जा रही थीं और ये कहा जा रहा था कि अगर जो है वो दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बात की गई तो कुछ मुश्किलात सामने आएंगी, इसलिए कि कुछ रहनुमा असीर हैं और पार्टी की चेयरमैनशिप पे भी सवाल उठेगा। साथ साथ अब ये भी देखना होगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सबका जो पार्टी चेयरमैन है वो वाकई पार्टी चेयरमैन का ये इलेक्शन जीत पाते हैं या फिर तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप कोई और हासिल करने में कामयाब होता है। नाज़रीन, इसके अलावा इंतखाबात की जो सरगर्मियाँ हैं उनका सिलसिला जारी है। हल्का बंदियों की हतमी फ़हरिस्त जो है वो 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें आइंदा होने वाली इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट और जो इत्तेहाद है उसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से भी आज उनके चेयरमैन आफाक अहमद की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने शिकवा किया कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। नाज़रीन, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आजकल हर सियासतदान और हर पार्टी करती नज़र आती है। आगाज़ इसका मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ की तकारीर से हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसी वक्त मानी जाएगी जब नवाज शरीफ मुल्क में वापस आएँ और PTI के चेयरमैन को जेल में डाला जाए और फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, यानी हिसाब बराबर होगा या हमवार सतह होगी खेलने के लिए। बहरहाल इन तमाम वालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार बदर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं सर आप? वालेकुम सलाम। जी जुल्फ़िकार बदर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरफ तो कुछ शिकवे करती नज़र आती है, लेकिन आज जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जो इंकशाफात किए गए हैं वो बड़े आई ओपनर हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनस आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार थी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब का ये जो भी इंकशाफात हैं ये बिल्कुल अहम निकात रखते हैं और अगर उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में किसी निजी चैनल को देते हुए कही है कि PTI ने माइनस जरदारी साहब अगर कोई ऐसी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी मामलात के लिए तैयार थी। बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितनी जरूरत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है इतनी ही जरूरत आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यंग एनर्जेटिक है, पार्टी को रंग करते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब उनको गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, अपने तजर्बे से उनको बताते हैं। तो उतनी ही जरूरत है कि बगैर पार्टी नहीं चल सकती थी। तो लिहाजा अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई गुंजाइश होती तो ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया गया होता। अगर इसमें गुंजाइश नहीं थी तो इसका मतलब है आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी में जरूरत थी और इस ऑप्शन को डिक्लाइन कर दिया गया और तहरीक अदम एतमाद को जो है फौकियत दी गई और पाकिस्तान के अंदर
पहली दफा आईनी और कानूनी तरीके से एक वजीर आजम को घर भेजा गया। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की बातों, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन तक ही महदूद हैं और उन तक ही पता होती हैं, और जब तक वो खुद ना बताएं, अभी उन्होंने बताई है, मेरे लिए भी ये न्यूज है, मुझे भी नहीं पता था इस बात का। तो जब वो ऐसी चीजें बाहर निकालते हैं, बताते हैं, तो पता चलती है। अच्छा, मुझे बताइएगा जुल्फ़िकार बदर साहब कि आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ खफा नज़र आती है, गले शिकवे नज़र आते हैं कि जी बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म की बात हो गई है, ये तमाम चीज़ें क्यों, क्या वजह है? क्या कोई डर है कि इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं होंगे, या ये भी डर है कि जी शायद किसी पार्टी के मामलात अच्छे तय हो गए हैं, जिसको कि शायद कोई फेवर मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए? क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, कोई गिला शिकवा नहीं है। बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये हुकूमत गई थी, तब से लेवल प्लेइंग फील्ड बात करते आए थे कि सब मुहैया की जानी चाहिए, और फिर एक तासुर नजर आ रहा था कि किसी एक पार्टी को, फिर वो तासुर यकीन में बदल गया। और बिलावल साहब जब ये बात करते थे तो उसके पीछे वजह ये होती थी कि जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हुई कि आइंदा पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी मामलात होंगे, चाहे वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है या बाकी चीजों के हैं, हम मिल के आपस में गुफ्तगू के जरिए मामला लेंगे। तो उसके बाद जब ये हुकूमत गई तो आपस में बातचीत का इतना तो रास्ता था कि प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपस में बातचीत की जा सकती थी। फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा तूल दे दी, उसको फैसिलिटेशन मिल गई, उसके लीडर को कानूनी तौर फैसिलिटेशन मिल गई, और फिर उसके बाद एक तासुर और फिर यकीनी सूरत गया कि इसी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो फिर उन्होंने बात शुरू की। फिर तो उन्होंने गिला ही छोड़ दिया कि 1988 2018 तक अगर पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम इसका गिला नहीं करते, हम बगैर, पहले भी लेवल फील्ड के गवर्नमेंट बनाई थी, इस दफा भी हम बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के ही गवर्नमेंट बनाएंगे, और इंशाल्लाह सूबों में भी और वफाक में भी बनाएंगे। और अगर एक दो सूबों के अंदर मेजोरिटी भी हो, इतने वोट हमारे होंगे कि हमारे बगैर कोई हुकूमत सकेगी। तो लिहाजा इस चीज का तो गिला शिकवा ही खत्म हो गया। और ये जो एक तासुर था, वो तासुर तो अब यकीन में बदल गया है। आपको नजर आ रहा है कि मीडिया के ऊपर एक परसेप्शन और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से उनको स्पेशल अटेंशन, फेवर दी जा रही है। इलेक्शन के अंदर होना तो ये चाहिए था कि तमाम रियासती इदारों को चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल लेवलिंग फील्ड दी जाती, ताकि जो इलेक्शन जीत के अवाम के वोटों के, जिसको अवाम जिताते वो अवाम के वोटों से जीत के आता, और फिर मिल के सारे आपस में बैठ के मुशावरत करके तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड आपस में मामला बातचीत के जरिए चीजें चलाते हैं, मुल्क को और मुल्क के अवाम को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन जीती आई है, वो 1990 का, 91 का हो या उसके बाद के हो, तो उस पार्टी को खास फेवर दी जा रही है। तो ये जो तासुर है या ये जो यकीन की सूरत हाल अवाम में नजर आ रही है, ऐसा ये था। हमने तो पहले गिला किया था, लेकिन अब तो गिला शिकवा भी करना छोड़ दिया है। हम कहते हैं ठीक है, आसमानों के फैसले हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो अवाम के साथ राब्ता करते हैं, जिसको अवाम वोट देगी, जिसको जिताएगी, तो अब अवाम के साथ राब्ता मुहिम करेंगे। इसलिए कोई गिला शिकवा नहीं है, जो हकीकत की बात है वो बयान करते हैं। और इस पे जो सियासी मुखालफीन है उनको बुरा भी लगता है कि हम जब भुट्टो जरदारी साहब सच बोलते हैं तो वो फिर सच कड़वा भी लगता है, चुभता भी है। तो इस पे तो अब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किसी को, कि सच बोलने पे भी अगर आप कदगन लगा देंगे तो कैसे सियासत आगे चलेगी। अच्छा सर, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ही कहा गया कि 70 साल की सियासत करने वालों की सियासत शायद ज़ाया हो जाए, इसलिए बेहतर है वो सियासत छोड़ दें, इलेक्शंस जिस किस्म के आ रहे हैं, बेहतर ये है कि सीनियर सियासतदान हिस्सा ही न लें। क्या ये बात सही है सर, इस तरह कहना चाहिए? क्या समझते हैं आप?
ये राहुल साहब ने जिस कही है तो मुझे नहीं पता किसने किस तनाजुर में लिया है। बिलावल साहब ने तो एक जनरलाइज सी बात की है, उन्होंने साथ किए और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाद जितने ममालिक ने इतनी तरक्की की है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन की है कि पाकिस्तान उसके करीब करीब भी नहीं है। तो अगर वो लोग दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान में उसी तरह इन को रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, तो लिहाजा उन तमाम बुजुर्गों को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप कोशिश करें कि अगर आपने वैसा ही मामला करना है तो आप इलेक्शन ना लड़े। और अगर इसमें किसी बुजुर्ग को या किसी को लगता है कि वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो फिर बुरा मानते हैं। अदरवाइज तो सियासत तो जितना भी आप ज्यादा तजर्बा रखते हैं उतना बेहतर होता है। लेकिन सर इन जनरल भी जुल्फ़िकार बदर साहब में नज़र आता है पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, कि जो बहुत ज़्यादा सीनियर सियासतदान थे वो अब पार्टी में नज़र ज़रूर आते हैं लेकिन इतने फाल नहीं हैं। ये पार्टी जो है ज़्यादातर फ्रंट पे जो लोग नज़र आते हैं, चाहे सिंध हुकूमत की बात करें हम या मज़ीद दूसरे जो आपकी वफाकी मरकज़ी पार्टी, उसमें भी ज़्यादातर ऐसे नौजवान लोग हैं जो कि पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अच्छे ओहदों पे पोस्टों पे मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान ताज हैदर साहब या और इस किस्म के दूसरे सियासतदान जो हैं इवन कराची से ताल्लुक़ रखने वाले भी, वो भी ज़रा बैक सीट पे नज़र आते हैं। चीज़ों को देखते ज़रूर हैं, उसको सुपरवाइज ज़रूर कर रहे होते हैं लेकिन फ्रंट फुट पे नहीं होते। क्या ये बात दुरुस्त है? जी जुल्फ़िकार बदर साहब, आवाज़ सुन सकते हैं मेरी? की बड़ी जरूरत है उन लीड। जी आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी आपको आ रही है? जी जी। मैं कह रहा था कि पुराने सियासतदानों का की वो तरीके से तजर्बा उन्होंने इतने सालों का सीखा है, वो यंग नौजवानों को सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे आगे चलना है, उनको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे, मेंटोर करेंगे। तो एक्सपीरियंस लीडर्स की पार्टी को जरूरत है, साथ साथ यूथ की भी जरूरत है। और दोनों का मिक्स अच्छा बना दिया जाए, यूथ से काम लें और सीनियर लोग उनको गाइड करें और उनको सिखाएं, तो मैं समझता हूँ दिस इज क्वाइट अ मिक्स और इससे पार्टी को बहुत बेहतरी और फायदा हो सकता है और ये ओवरऑल पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि जो एनर्जी और जो विटैलिटी अब यूथ के पास है, वो बुजुर्ग लोग अब उसके अंदर एनर्जी एफर्ट्स पुट इन नहीं कर सकते। तो लिहाजा यूथ को भी इस्तेमाल करना चाहिए और सीनियर लोगों के तजर्बे को भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कॉम्बो बने और अच्छे मामला लाए। ठीक है जुल्फ़िकार बदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार बदर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हिदायत दी गई है, फैसला सुना दिया गया है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने होंगे। अब किस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, क्या चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बराह रास्त हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, दूसरी जानिब जो कारकुनान जो रजिस्टर्ड मेम्बरान असीर हैं उनकी जानिब से उनकी वोट्स का क्या होगा और किस तरीके से ये तमाम सूरत हाल को जो है ना वो मुकम्मल किया जाएगा, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हैं एडवोकेट ख्वाजा नवीद साहब, जिन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम की। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, क्या कहते हैं ये जो वैसे तो खैर तवक्को थी कि शायद इस किस्म का फैसला आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले पे इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पड़े, क्या कहेंगे सर? क्या इसमें इस हवाले से सर अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है तो अनलेस कि ये उस फैसले को किसी अदालत में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करें, ये फैसला अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा और इसको फिर उनको कंप्लाई करना पड़ेगा ऑर्डर को। तो फिर वही बात, आपका जो सवाल था बड़ा उम्दा है कि आया इमरान खान को प्रेसिडेंट के नहीं होगी, तो ये सारा है। अगर इजाजत होगी भी
तो किस तरह लड़ेगा, वो अब आएगा, अपनी कन्वेंसिंग कैसे करेगा, और आया वो क्वालिफाइड है या नहीं टू बी द हेड ऑफ द पार्टी। ये सारे सवालात हैं जो अभी कबल वक्त हैं, क्योंकि अभी ये सारी चीजें हुई नहीं है। अभी तो सिर्फ एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर में ये कहा गया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं। तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले भी करवाते रहे हैं। आपको याद होगा जब वजीउद्दीन साहब इनके वो थे इलेक्शन कमिश्नर, और फिर उसमें उन्होंने रिपोर्ट भी बनाई थी, वो उसमें इलेक्शन में तो घपले हुए थे, क्या हुआ था, जिस पर वो वजीउद्दीन साहब ने को बड़ी सी रिपोर्ट लिखी थी, और उससे शायद इमरान खान इन्होंने कुछ उस पे एज ए प्रोटेस्ट रिजाइन किया था। तो उसमें उस जमाने में ये था इस्तेकाम पार्टी वाला बंदा, मीन साहब क्या नाम था, हाँ, तो वो फिर उस वजह से शायद कोई गड़बड़ हो गई थी, फिर वजीर साहब ने छोड़ दिया था। वजीर साहब भी छोड़ गए। पार्टी इलेक्शन तो इमरान तैयार दोबारा भी करवा देगा, पहले भी करवाया उन्होंने। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब तक के चेयरमैन पीटीआई की यानी पब्लिक ओहदे या इलेक्शन से नाअहली नहीं होती, क्या उससे कबल वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, या असीर लोग जो हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? होने वाली नाअहली के ऊपर तो बंदा नाअहल नहीं होता ना। अगर हो गई है तो फिर तो नहीं ले सकते, और अगर हो गई है तो भी उसको चैलेंज करने के बाद आई डोंट नो कि वो उस ऑर्डर को सस्पेंड करवा के आ जाए सुप्रीम कोर्ट से। अभी भी ये जो ऑर्डर है ये सब्जेक्ट टू अपील है। अभी तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, तो अभी तक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कोई भी ऑर्डर डायरेक्टली कंप्लाई नहीं किए। उन्होंने हर ऑर्डर को चैलेंज किया है, डिस्प्यूट किया है, और अब इस ऑर्डर को कहीं ना कहीं ले जाएंगे किस फोरम पे, मोस्ट प्रोबेबली हाईकोर्ट ले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में, या अगर इसकी ऑर्डर के अगेंस्ट की जो अपील लायक करती है तो वो कौन सा फोरम है, वहाँ ये अपील चली जाएगी। उनके पास भी पूरी आजकल एक बैटरी ऑफ लॉयर्स है, तो वो हर वक्त रेडी रहते हैं, पता होता है कि रोज कोई ना कोई ऑर्डर उनके खिलाफ आना ही है, तो अपीलों के लिए। सर टाइम फ्रेम को देखते हुए, इलेक्शन की तारीख को नजर में रखते हुए, आप समझते नहीं है कि वक्त बहुत कम है, किसी भी चाहे कानूनी चाराजोई की जाए, अपीलों का सहारा लिया जाए, या इलेक्शन करवाए जाएं, या ये भी मुमकिन है कि इन तमाम चीजों में वक्त ज़ाया हो जाए और बल्ले का निशान किसी और पार्टी को दे दिया जाए? ये भी हो सकता है सर, इसको डिलेइंग टैक्टिक्स भी कह सकते हैं। निशान किसी और को देने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए ना, तो ये बहाना बन जाएगा। अच्छा, तो आप समझते कहते हैं ना कि वो कुछ तो सबब हादसा होता है, हाँ, यूं ही हादसा रूनुमा नहीं होता, रूनुमा नहीं होता। ठीक है। और एक दूसरा भी है, हाँ, कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाँ, हादसा खुद ही रूनुमा नहीं होता। वाह वाह। तो अच्छा सर मुझे बताइएगा, बहसियत कानूनदान मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बल्ले का निशान ना मिलना भी एक हादसा ही है ना। जी 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 सर, बिल्कुल सर। यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं इलेक्शन से कबल जो है बहसियत कानूनदान, आप समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होने के कोई चांसेस हैं? वो तो हो जाएंगी ना, बड़ा तेजी से चल रहा है सिलसिला। अच्छा, हाँ, वो तो वैसे सर सारे वो गा रहे हैं ना, मेरा पिया घर आया। पूरा मुझे नहीं आता गाना, वो क्या होता है, बधाई दो नहीं पता नहीं सैया लगाओ, मेरा पिया घर आया, तो पिया आ गया ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो नाअहली जो है वो खत्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सर यानी आप समझते हैं कि ये जो बाकी नाराज, अब मैं थोड़ी सी सियासी बात भी आपसे करना चाहूँगा, इसलिए कि आप अक्सर शायद खाकान अब्बासी और दीगर रहनुमाओं के साथ भी नज़र आते हैं। तो ये सर जो नई पार्टी की बातचीत की जा रही थी, क्या ये इसमें कोई सदाकत है, या अब वक्त गुजर चुका है, अब शायद खाकान अब्बासी पार्टी तो खैर मैंने वो यहाँ आए थे, मैंने पूछा भी था उनसे, और वैसे भी जो उस तरह का उनकी आदत और वो स्टाइल है, पार्टी बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे वो अपना बलाल साहब सिंध बैंक के जो चेयरमैन थे, जी जी, मेरे क्लाइंट थे, कहने लगे कि यार एक दिन मेरा दूध वाला कहने लगा, सुबह सुबह कहता है कि सर मेरा जो दूध है वो चौधरी शुजात के डेरे पे लगवा दे। कहने लगे कि मैंने उससे कहा यार ये किस तरह की सिफारिश करवा रहे हो? उसने कहा नहीं सर, वहाँ रोज 2 मन दूध जाता है। हाँ, अच्छा। बात यह है कि डेरे पे चाय बनाने के लिए 2 मन दूध रोज जाता है। हाँ। तो यहाँ तो ये लोग एक चाय का कप नहीं पिलाते किसी को। तो ये पार्टी बनाना को आसान काम, बहुत मुश्किल काम है। बड़े दिल का काम है, इसका मतलब आसान नहीं है। बार एसोसिएशन का इलेक्शन आजकल 8-9 करोड़ रुपए का हो गया। ठीक है,
ठीक है। उसको 2-2 हज़ार आदमियों के इनको डिनर करने पड़ते हैं। आज भी 2 डिनर है, कल भी 2 डिनर थे। तो 2,500 आदमी आता है, तो आप अगर कितना 1200-1500 रुपए भी पर हेड लगाएं तो कितना बिल बनता होगा। बिल्कुल, यानी जहांगीर तरीन जैसे लोग तो बना सकते हैं पार्टी, उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आम शख्स शायद खाकान अब्बासी जैसे आपके ख्याल में नहीं बना सकते। मतलब खर्चा करना पड़ता है ना, दौलत से तो पार्टी नहीं बनती ना, दिल होना चाहिए खर्चा करने का। चौधरी शुजात से बहुत लोगों के पास ज्यादा दौलत होगी, हाँ। मगर उनका दिल है ना, वो चौधरी बिरादरान। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, ठीक है सर, बहुत बहुत आए हो तो रोटी खाओ, सीधे खा के जाओ। सही बात, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, माहिर कानूनदान ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ये कहना है कि जी उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए जो है ना वो सज़ा दी गई, साथ साथ जेल में डाला गया और फिर जब कुछ ना मिला तो नाअहल कर दिया गया। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर राजा अंसारी, रहनुमा हैं नून लीग के। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राजा अंसारी साहब, मुझे बताइएगा कि ये ख़ास तौर पे जिस तरह से अब नाअहली के लिए भी बातें की जा रही हैं कि शायद ये नाअहली जो है ना ये अदालत के ज़रिए ख़त्म हो जाए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब वापस तो आ गए हैं लेकिन नाअहली बरकरार रहे। क्या कहते हैं इस हवाले से? नवाज शरीफ साहब का वही बयान जो हम पहले भी सुनते चले आ रहे थे, वो तमाम चीज़ें अब दोबारा से लोगों के सामने आती हैं या वो खुद दोहराते हैं कि उनको क्यों निकाला गया और फिर किस तरीके से नाअहल किया गया और किन किन मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ा। क्या कहेंगे आप? जी देखें, इसमें कोई भी शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने एक बड़ी जद्दोजहद की है इस मुल्क के लिए, और वो हमेशा से पाकिस्तान के लोगों के हवाले से परेशान रहे। जब जेल में थे उस वक्त भी उन्हें पाकिस्तान की फिक्र थी, जब उन्हें जलावतन होना पड़ा उस वक्त भी उन्हें पाकिस्तान की फिक्र थी, और अब जब इलाज के लिए गए उस वक्त भी वो पाकिस्तान के लिए सोचते रहे। और आपने देखा कि वो जब वापस आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों में एक मुस्बत इनकलाब लाने की बात की है। तो मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और उसके हवाले से उन्हें बहुत सी तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्हें बार बार उनकी हुकूमतों को ख़त्म किया गया, उन्हें जेल की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, जलावतनियाँ उन्होंने काटी। और अब आज ये पाकिस्तान के लोग जान चुके हैं कि ये सब कुछ जो हुआ वो एक बेगुनाही में हुआ है, बेसिकली उनका कोई गुनाह नहीं था। आज भी उन्होंने कहा, मरी में अपने वर्कर्स के साथ जब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जी जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में मुझे नाअहल करार दे दिया। आज अदालतें चीख कर ये कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ इंतकामी कार्रवाई की गई थी। उस जमाने में जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी या जो लोग करता धरता थे, चंद अफराद थे जिन्होंने ये पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया। आज मियां नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना सिर्फ वापस आए, एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने वतन में हैं, और एक आज़ाद शहरी की हैसियत में जिस तरह उन्हें सियासत करनी चाहिए वो कर रहे हैं। रही बात उनकी जो नाअहली खत्म होने की या सजाएं खत्म होने की, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतें अब ये जान चुकी हैं कि उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई हुई थी, और अब वो अपना जो मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती और जुल्म हुआ उसकी तस्हीह करें और उसे खत्म करें, उन तमाम सजाओं को नल एंड वाइड करार दें, और ये पाकिस्तान के लोगों को बताएं कि वो सब सजाएं जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। मैं समझता हूं कि उनका हक है ये कि ना सिर्फ उनकी नाअहली खत्म होनी चाहिए बल्कि जो उनकी सजाएं हैं वो भी माफ होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोग ये देखें कि पाकिस्तान में सिर्फ नाइंसाफी नहीं, इंसाफ भी होता है। अच्छा राजा अंसारी साहब, बताइएगा मुझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बराह रास्त। अब तो बिल्कुल 1 to 1 बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी बात हो गई है, ज़रूरत नहीं है इलेक्शन की, इसी तरीके से सेलेक्ट कर, अगर किसी को वज़ीर आज़म बनाने की बात हो गई है तो फिर होगा यही कि एक वज़ीर आज़म बन जाएगा, एक धरने पे बैठ जाएगा, और मुल्क में जो इतने सालों से होता चला आ रहा है वही चीज़ें रिपीट होंगी। क्या कहते हैं सर, क्या इस पे पार्टी का रद्द-ए-अमल आया भी, नहीं भी आया, बातें हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम पॉइंट स्कोरिंग में तो जाना नहीं चाहते। अब कल तक लोग ये देख रहे थे कि हम पीडीएम की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी, हम एनक्यूएम सब मिलकर हुकूमत कर रहे थे और एक दूसरे का साथ दे रहे थे। जब हम जेलों में जाते थे तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर हमारे लिए तकारीर करते थे, हमारे उनके अच्छे मरासिम रहे हैं। हम मुखालफत नहीं करना चाहते। बिलावल साहब हमें मशवरा दे रहे हैं और हम बिलावल साहब को मशवरा दे रहे हैं।
और हमारा मशवरा यही है कि वो सिंध की जो भी उनकी हुकूमत रही है, परवेज मुशर्रफ के जमाने के बाद वफाक में 3 हुकूमतें तब्दील हुई। जरदारी साहब की डायरेक्टली खुद की हुकूमत थी, फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत, लेकिन सिंध में हुकूमत तब्दील नहीं हुई और 15 साल मुसलसल पीपल्स पार्टी ने यहाँ हुक्मरानी की। हम समझते हैं और हम चाहते हैं, उनको मशवरा देते हैं कि वो अपनी 15 साल जो दौरे हुकूमत है सिंध में, उसकी कारकर्दगी बताएं कि सिंध में कितने काम हुए, कितने स्कूल बने, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितने अस्पताल बने, सिंध के रोड रस्तों में क्या सूरत हाल है, सिंध में शहरों के क्या सूरत हाल है, सिंध में कस्बों की क्या सूरत हाल है, सिंध में जो है एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से क्या क्या लोगों को फैसिलिटीज हैं, सिंध में करप्शन की क्या सूरत हाल रही इन 15 सालों में, अमन अमान की क्या सूरत हाल रही, उस पर अगर लोगों को ज्यादा बताएंगे तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर होगा कि वो इलेक्शन में जा रहे हैं तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएं, बजाय ये कि वो मुस्लिम लीग नून को सिर्फ अपना निशाना बनाएं तनकीद का। ये मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब पे फोकस करना चाहिए, पंजाब पे गिरिप अच्छी नहीं है, सिंध पे फोकस करने चले हैं। MQM के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, कह रहे हैं जी इशारों पे काम हो रहे हैं, ये नेशनल लाइंस नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने तो कभी बिलावल साहब को ये मशवरा नहीं दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंध में सियासत करें और पाकिस्तान के बाकी सूबों में सियासत ना करें। इस तरह ये समझता हूँ कि ये तो जमहूरी लीडर को कहना ही नहीं चाहिए। तमाम जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन्हें ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के चारों सूबों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सियासत करें, वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े करें, वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं, जो लोग अपने अपने इलाकों में इलेक्शन जीतने के जीत सकते हैं, उन सब के पास जाएं, उन सबको आउटरीच करें। तो ये तो हमारा जमहूरी हक है। ये एक तरफ पीपल्स पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत की चैंपियन समझती है, दूसरी तरफ वो किसी को ये कदगन लगा दे कि सिर्फ और सिर्फ आप एक सूबे तक महदूद रहें और हमारे सूबे में इंटरफेयर ना करें। ये सूबा बिलावल साहब की मिल्कियत तो नहीं है, बुनियादी तौर पर ये एक पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ हर पाकिस्तान की सियासी जमात को इवन जो सियासी जमात नहीं भी है, अगर वो आजाद कोई सियासत करना चाहता है उसे भी हक है कि वो सिंध में सियासत करे। इसी तरह बिलावल साहब को हक है कि वो पाकिस्तान के चारों सूबों में सियासत करें। तो सियासत करने पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना एतराज होना चाहिए। ये तो एतराज ही समझ से बालातर है कि वो मैं पहले ही डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये बेसिकली अब सिर्फ खोखले नारों के पीछे छुप रही है पीपल्स पार्टी के पास खुद पॉलिटिकली सेल करने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए कोई स्लोगन है नहीं, कोई उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को बताएं। मैं बार बार ये कहता हूं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर जलसे से खिताब कर सकते हैं लाहौर के लोगों को कि जी आप मुझे वोट दें, मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा? तो लग पता जाए कि लोगों का रिएक्शन क्या आता है, लोग हंसेंगे इस बात पे। सियालकोट में खड़े होकर कह सकते हैं कि मुझे वोट दें, मैं सियालकोट को सक्खर जैसा बना दूंगा। या फैसलाबाद में खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं फैसलाबाद को लाड़काना या हैदराबाद जैसा बना दूंगा। ये नहीं कह सकते। बुनियादी तौर पर पंजाब में जो भी हुकूमतें रही, लेकिन वहां पे पसंद से कदरे बेहतर काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, तरक्याती मंसूबे ज्यादा लगे हैं, वहाँ ऑरेंज ट्रेन चलती हैं, वहाँ शहरों में मेट्रो बसेस चल रही हैं। यहाँ पर सिंध के लोगों ने जो पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, तो उसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों के साथ क्या किया है, अब उसका जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरह के खोखले नारों के पीछे छुपे। आप आए मैदान में और अपनी कारकर्दगी बताएं लोगों को। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, बैरिस्टर राजा अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कराची में होने वाली एक डकैती के हवाले से, जिसमें तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि मुबैना तौर पे DSP साउथ जो कि अंडर ट्रेनिंग थे, वो इसमें मुलव्वस पाए गए। साथ साथ इस हवाले से मज़ीद जो इत्तलात सामने आई, उनके तहत ये पता चला कि जी वो अंडर ट्रेनिंग थे और अंडर ट्रेनिंग होने की वजह से उन्हें सिर्फ जो है वो पर्सनल गार्ड्स मिले हुए थे और एक मोबाइल मिली हुई थी। लेकिन जो फुटेजेस सामने आई और उसके बाद जिस तरीके से FIR काटी गई, पुलिस की जानिब से तफ्तीश करके फिर एक रोज़ा रिमांड भी लिया गया, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस केस की क्या पोजीशन है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर पे जो पुलिस की अपने एहलकारों की इसमें मुलव्वस होने की मुबैना तौर पे जो इत्तलात आई, इसमें बड़ी बातें की गई। यहाँ तक कि इंटीरियर मिनिस्टर सिंध जो है उन्होंने भी बहुत सी बातें की और उन्होंने भी बताया कि जी
ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कि किस तरीके से तफ्तीश जारी है, क्या इस वक्त सूरत हाल है, और एक रोज़ा रिमांड पे भी इनको भेजा गया था। देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो है डीएसपी उमैर तारिक बेचारी, इनको आज दूसरा रिमांड दिया गया इनका, एक रोजा। अब इनकी जो अगर आप देखें तो शहर कराची के अंदर लूटमार पुलिस कोई नई बात नहीं है, मगर ये डीएसपी डिफेंस के ओहदे पर फाइज थे और इन्होंने जो तरीकाकार इख्तियार किया वारदात का, अगर आप फाइंडिंग पढ़ें जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसके अंदर इन्होंने बताया कि एनपीएम लंदन की कारकुन की इत्तला के ऊपर ये वहाँ पर औरंगी पहुंचे कि इनको पता था कि वहाँ पे असला वसला मिलेगा, मगर असला कुछ नहीं मिला। जब इन्होंने 2 करोड़ रुपए लूटे, जेवर लूटा, और उधर से जो ताजिर हैं उनके भाई उमेर और शाकिर को दोनों को अगवा किया। अगवा करने के बाद बलोच कॉलोनी के पुल पे छोड़ दिया। तो उमेर तारिक बजारी, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इससे पहले भी जो है वो शहर कराची के अंदर गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और दीगर इलाकों में वारदात है। अच्छा, इस वारदात के अंदर जो अहम सबसे जो फाइंडिंग आई, जो रिपोर्ट में पता चला कि जब ये औरंगी में ताजिर के घर पे गए तो घर के अंदर जो है वो ये नहीं गए थे, ये अपनी बाहर वीगो गाड़ी में बैठे रहे। इन्होंने जो मुखबर खास इन्होंने रखे हुए थे, यानी जो मुंशियात फरोश थे वो इनके मुखबर थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो उन मुखबरों को अंदर भेजा। वो पुलिस पार्टी को लीड कर रहे थे और मुखबर पुलिस उनके अंडर में काम कर रही थी। तो इस तरीके की इन्होंने वारदात की और फिर उसके बाद जो वो लूट मार करके ये बासानी वापस आ गए। अच्छा, ये पकड़े कभी भी नहीं जाते क्योंकि इन्होंने वहां से वीसीआर सीसीटीवी का पूरा रिकॉर्ड उठा के ले आए थे, मगर उस गली के अंदर जो किसी और के घर पे कैमरा लगा हुआ था जिसकी फुटेज आई तो उससे ये पकड़े गए, वरना ये जो जिसको लूटा गया था उसकी पूरी जिंदगी लग जाती, कोई साबित नहीं कर सकता था कि पुलिस ने लूट मार की। और इस तरह की वारदात ये भी मुझे बताइएगा, इसमें से 1 करोड़ 5 लाख रुपए वापस भी किए गए? जी बिल्कुल, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम जो है वापस की गई है। बाकी रकम और बाकी जेवर जो कई तोले 30 तोले से 2.5 सोना है वो वापस नहीं किए गए, दीगर सामान है नहीं किया गया। बल्कि इसमें मजे की बात यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम, कराची पुलिस का जो एक सिस्टम है वो 2 दिन तक इस मुद्दई को डराता रहा है कि वो मुकदमे से पीछे हट जाए और सब कुछ मतलब है कि जो पुलिस के हरबे होते हैं वो तरीका का, क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त दिल्ली के अंदर सिक्का जो है वो किसका चल रहा है और ये उस सिक्के का एक अहम हिस्सा थे। डिफेंस में भी लूटमार करते थे, क्लिफ्टन में भी करते थे, गुलशन में भी करते थे, गुलशन मेहमान में, जहाँ इनको पता चल जाए कि पैसा किसी के घर में मौजूद है वहाँ पे ये अपनी नफरी लेके पहुंचते थे और अपने प्राइवेट एहलकारों का 7 इदारे का एहलकार दायर करते थे और लूट मार करके फरार हो जाते थे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो इनके वकील हैं आमिर मंसूब कुरैशी, उनका तो ये कहना है कि जी ये मौका वारदात पे मौजूद ही नहीं थे और उनके खिलाफ अगवा और दीगर जो दफात शामिल की गई हैं वो गलत हैं, वो साबित नहीं हो पाएंगी। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये है कि वकील तो अपने क्लाइंट को डिफाइन करेगा ना, मगर उस फोटेजिस का क्या करेंगे जो कि फोटेजिस के अंदर इनकी गाड़ी नजर आ रही है और इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना बयान दिया कि गाड़ी के अंदर बाहर बैठे रहते एमजीएम लंदन की कारकुन की इतला पर ये वहां पर गए थे। सारी इन्होंने फाइंडिंग की है और ना सिर्फ इन्होंने दी है बल्कि इनके एसएसपी जो वहां का था, एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी, जो इनके साथ पूरे तौर पर शरीक रहा इस वारदात के अंदर, मगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको सिर्फ जो है ओहदे से हटाया गया है और शायद उसको सुबह बदर भी कर दिया जाए, मगर इस एफआईआर के अंदर जो इनके साथ है उसके ऐसे इमरान कुरैशी के खिलाफ भी था। मगर पुलिस का एक सिस्टम है जो कि अपने अफसर को बचाने में लगा हुआ और वो अभी भी बचा रहा है। अच्छा, इस हवाले से जो दाखिला के वजीर हैं सूबाई सिंध के ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वो भी मुतारिक नजर आते हैं और उनकी जानिब से क्या कहना है? बिल्कुल कोशिश तो वो कर रहे हैं, मगर इनकी कोशिशें बार जब कराची के शहरियों के लिए साबित होती है कि जब ये पुलिस की लूटमार की जब उनके पहली दफा इतला मिली थी ना, कि जब सुबह हम लोगों ने इतवार वाले दिन ये खबर ब्रेक कर दी थी कि डीएसपी उमेर तारिक इसमें मुलव्विस गाड़ी के नंबर से, मगर उसी वक्त ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। 2 दिन इन्होंने इंतजार किया, 2 दिन तक वो घराना सफर करता रहा है, पुलिस की टेंशन, धमकियां, रोज धमकियां बर्दाश्त करता रहा है। तो ये अगर जब करते तो इसके अलावा दीगर वारदातें हैं वो भी खुलेंगी, मगर पुलिस जो है वो शहर में खुलेआम लूटमार कर रही है, ये एक वाज़ेह हकीकत है। ठीक है, तो इस हवाले से तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है, तो आप क्या समझते हैं? एक तरफ एफआईआर अदालती जो कार्रवाई है वो भी जारी है, तो उसके बाद तहकीकाती कमेटी की कोई कानूनी हैसियत रह जाती है? देखिए बिल्कुल, देखिए एक तो एफआईआर हुई, उसके बाद मजीद जो शिकायतें वापस आई हैं, जिसके अंदर एक और बड़े अहम गुलशन इकबाल की शख्सियत है मंसूर शेख, उन्होंने भी कहा कि उनके घर पर लूटमार हुई थी। इसके अलावा गुलशन इकबाल के अलावा गुलशन मेमार के कुछ लोग सामने आए। तो आज जो है वो आईजी सिंध की जानिब से
DIG साउथ हैं असद रजा, उनकी निगरानी के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जिसने इन सब मुद्दइयों को बुलाया है और फर्दन उनके बयान नोट हो रहे हैं। तो पता ही केसेस सामने आना शुरू हुए हैं कि जो है वो किस कदर इन लोगों ने लूटमार मचाई हुई थी और किस तरीके से लूटमार कर रहे थे। मतलब कि ये BTR भी ले आते थे, नामो निशान भी नहीं छोड़ते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।